आज कृति भूमि आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवा रही है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये हैं एक सोच नई सोच के फाउंडर के प्रधान शशि गुप्ता। शशि गुप्ता एक समाज सेवक हैं जो कि पिछले कई सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं। शशि गुप्ता ने बताया कि 2012 में वो आम आदमी पार्टी से जुड़े व 3 साल तक आम आदमी पार्टी से जुड़कर कार्य किया। जब हरियाणा का चुनाव आया तो जब योगेंद्र यादव और अरविंद अलग हुए तो उन्होंने पार्टी को छोड़कर एक सोच नई सोच नामक एनजीओ का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश से अंधविश्वास को खत्म करना, देश से पाखंड को खत्म करना, देश को कर्ज मुक्त करना, युवाओं को सक्रिय राजनीति में प्रवेश करवाया जाए। आइए देखें शशि गुप्ता ने और क्या कहा। मैं अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 2012 में मैंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम किया और 3 साल मैंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम किया। तो जब हरियाणा का चुनाव आया और उसके बाद योगेंद्र यादव और अरविंद दोनों अलग अलग हो गए तो मैंने दोनों को ही छोड़ दिया और उसके बाद हमने एक सोच नई सोच के नाम से एक एनजीओ बनाया। एक सोच नई सोच एनजीओ का उद्देश्य क्या है? एक सोच नई सोच एनजीओ का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश से हम अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करें, देश को हम कर्ज मुक्त करें, युवाओं को सक्रिय राजनीति में लेकर आए और जो हमारी एक वैकल्पिक व्यवस्था है हम उसको खड़ा करने का प्रयास करें। जीडीपी ग्रोथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो हालात हैं और जो पूरे वैश्विक हालात हैं, पूरे विश्व की जीडीपी कमजोर होती जा रही है, लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि भारत की जो वैश्विक कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति ये आ गई है, भारत को अपने विदेशी कर्ज का इंटरेस्ट देने के लिए भी विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। हम अगर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में आप जानते हैं कि प्लाईवुड इंडस्ट्री कितने बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ का बर्तन बाजार, बर्तन उद्योग कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। जितनी भी दुकानें हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने कर्जे पर लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो वो अपने दुकान का किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिरती जा रही है और ये बहुत चिंता का विषय है। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 वैसे तो टीवी के माध्यम से बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन कोविड-19 का बचने के कुछ ही रास्ते हैं। जैसे कि पहला कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। अगर आप जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। आप मास्क का प्रयोग करें। आप समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें। अगर आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है तो आप 70% अल्कोहल से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें समय समय से। तो लोगों से अपील है कि अभी जो कोविड-19 है, अब इसका अब स्प्रेड होने लग गया है, सोसाइटी स्प्रेड शुरू हो गया है कि अब बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया है और हमारे पास अभी उतनी तैयारी नहीं है। जनता को स्वयं इसके ऊपर अपने आप खुद ही एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि ये बीमारी ज्यादा ना फैले और इससे क्या होगा कि देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। तो हम सबको एहतियात रखने की जरूरत है ताकि हम कोविड से बच सकें। आपके शहर में एमपी एमएलए कैसा कार्य कर रहे हैं? कैसा कार्य कर रहे हैं ये तो कोई पूछने का प्रश्न नहीं है। कार्य कर क्या रहे हैं? क्या कार्य कर रहे हैं? आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ और उसका कारण यह है कि अभी जितना भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कोविड के दौरान, लॉकडाउन 1, 2, 3 में, तो इसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा। नए नए युवा साथी निकल कर आए, उन्होंने इस शहर की कमांड को अपने हाथ में लिया और उन्हीं के कारण बहुत सारे लोगों को खाना मिला। उन्हीं के कारण बहुत सारे लोगों को पहनने के लिए चप्पल मिल। जब बाहर से लोग जा रहे थे अपने प्रदेश के लिए, एमपी एमएलए कहाँ थे? कहीं पर भी तो नजर आ रहे। जितनी भी छोटी छोटी एनजीओज हैं या बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं, उन्होंने लोगों की मदद की। एमपी और एमएलए तो कुछ भी नहीं कर पाए। आपके शहर में और क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे शहर में
अगर हम इसे नेशनल स्तर की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय मैं देश की समस्याओं की बात करूंगा। भुखमरी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, गरीबी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, असमानता हमारे देश में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, अगर ये कोविड थोड़ी और समय तक रहता है तो आप देखना कि अभी आप निरंतर अखबारों में भी सुनते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी और इससे कोई भी नहीं बचेगा। आपके शहर में नशे की क्या चलन है? नशा तो देखिए, अगर हम नशे की बात करें, नशा फैलाता कौन है, इसके पीछे है कौन? इसके पीछे अभी आप देखो कि मैं कल परसों अखबार की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। अभी अंबाला का जो बीजेपी का अध्यक्ष का लड़का है वो नशे के उसमें पकड़ा गया है। तो जितना भी देश में जितनी भी कुरीति हैं उसके पीछे राजनीति है। जो सत्ता पार्टी होती है वो बच के निकल जाती है, क्योंकि सारे जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके कब्जे में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो राजनीति में जब तक लोग बदलाव नहीं लाएंगे तब तक इस देश के हालात नहीं सुधरेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेट डिपार्टमेंट में चेंज करिए, आप उसके बारे में क्या, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जनता जागरूक नहीं है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायिक व्यवस्था और चौथा मीडिया। आज ये चारों जो तंत्र है हमारे, ये आम जनता को लूट रहे हैं मिलीभगत से। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक जनता ऐसे ही लूटती रहेगी। जैसे जो हमारे 4 तंत्र हैं, विधायिका, कार्यपालिका, जो बच्चों के अंदर ऐसी भावना विकसित कर, देश के प्रति ऐसी भावना विकसित कर सकें कि हम हमारे लिए पहले देश हो, परिवार बाद में हो। जिस दिन हमारे देश की जनता में ये भावना आ गई उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसकी शुरुआत शिक्षा से ही होगी। दूसरा प्रश्न हमारा स्वास्थ्य से है। हमारा देश स्वास्थ्य में इसलिए बहुत आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमारी जो पुरानी कथाएं हैं आज भी हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि एक समय भगवान शिव ने अपने बेटे को मारकर उसके जो धड़ है वो हाथी का धड़ लगा दिया था। क्या ये संभव है? क्या जब तक ब्लड ग्रुप नहीं होगा सेम, क्या हम किसी चीज को जोड़ सकते हैं? जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसका डाया जो है वो भी तो एक समान होना चाहिए। तो हमें रिसर्च की जरूरत है। हमारा देश आज भी पौराणिक जो कथाएं हैं उनको स्मरण कर रहा है और जबकि पूरा विश्व है नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है। हेल्थ में आज भी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आज भी हम मरने के बाद अपनी बॉडी को डोनेट करने से डरते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारा अगला जन्म में उद्धार नहीं होगा। हम नेत्रदान नहीं कर सकते तो ये बोलते हैं कि अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। हमारे देश में जब तक हम पुरानी बातों से बाहर नहीं आएंगे हम अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते। स्वच्छता के बारे में आप क्या कहना चाहिए? स्वच्छ भारत अभियान को आप क्या योगदान देते हैं? इस देश का दुर्भाग्य है, आजादी के 73 साल बाद भी आज भी इस देश के लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में सिखाया जा रहा है, पानी का सही उपयोग करने के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को शौच करने के बारे में सिखाया जा रहा है, लोगों को ब्लड डोनेट करने के बारे में सिखाया जा रहा है। जब तक देश के लोग जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। ये स्वच्छता अभियान सिर्फ फोटो में होने से नहीं होगा, हमें मानसिक रूप से सबसे पहले स्वच्छ होना पड़ेगा और जब तक हम मानसिक रूप से स्वच्छ नहीं होंगे हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। आपके शहर में कानूनी व्यवस्था की चलन सीमा पर है? मैंने इस क्षेत्र में कोई ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन मैं न्यायिक व्यवस्था से इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप कोर्ट के बाहर जाएं तो लोगों के केस कई सालों से चलते आ रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति अपने न्याय के लिए कोई केस लड़ता है और उसको 20 साल 15 साल न्याय पाने के लिए लग जाएं, तो ये बहुत बुरी स्थिति है। धन्यवाद। आपके माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता को? बिल्कुल, मैं हर जनतावासी को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा आपके माध्यम से। एक सोच नई सोच संस्था ने सर्व ह्यूमैनिटी सेव वर्ल्ड अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अब छुट्टी वाले दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी को जरूर निभाएं।
आप उस दिन रक्तदान कर सकते हैं, आप पौधारोपण कर सकते हैं, आप स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, आप जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हो, आप पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हो। अगर हम लोग सब ये छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दें तो हमारे देश में बदलाव आएगा। दूसरा, मैं ये जरूर चाहूंगा कि जब भी आपका बर्थडे आता है, जब भी आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, जब भी कोई राष्ट्रीय त्योहार आता है, आप कोई आंगनवाड़ी अडोप्ट करें, आप कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अडोप्ट करें, आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आप किसानों और उद्योगों को अडोप्ट कर सकते हैं। जिस दिन आम जनता अंधविश्वास और पाखंड कर छोड़कर देश की समस्याओं को उठाना शुरू कर देगी और उसमें अपना सहयोग देना शुरू कर देगी, उस दिन बदलाव आना निश्चित है। उस दिन हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए वैसे मैंने बोल दिया है कि आप जब भी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क जरूर डालें और समय समय पर अपने हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त शशि गुप्ता ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। के बारे में क्या कहना चाहते? देखिए, एक भी जवान शहीद होता है वो इस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ अपने जो बॉर्डर्स पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके कारण, या उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण जिसने आजादी कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। तो मैं राजनीतिक पार्टी, सत्ता पार्टी से निवेदन करूंगा कि जो भी हम लोग अपने सिपाहियों के लिए, अपने जो मिलिट्री फोर्स है, उनको हम जितनी बेहतर सुविधाएं दे सकें हमें देनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि असली योद्धा नेपाल में है और नकली योद्धा भारत में तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असली और नकली से क्या मतलब है? जो अपने अयोध्या की बात की है, इसके ऊपर हमें और पूरे भारतवासियों को एक स्टडी करने की जरूरत है। रामचरितमानस एक कहानी लिखी गई, उस कहानी में श्री राम के जो जीवन चरित्र है उसका वर्णन किया गया। उस जीवन चरित्र का वर्णन करने का उद्देश्य ये था कि जो देश की जनता है उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर वैसा व्यवहार करें। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोगों ने, धर्म बाबाओं ने उनको एक रियल हीरो बना दिया कि वो वास्तव में एक कैरेक्टर भारत में पैदा हुए। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री में आपको 50 करोड़ साल का इतिहास मिल जाएगा, वहां पर कभी भी किसी राम के जन्म का वर्णन नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज बताता हूं कि आप जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, इतिहास की किताब पढ़ते हैं, तो वहां पर कहीं पे भी राम कृष्ण के जन्म का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। ये जो हमारी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, ये लोगों को एक जीवन दर्शन देने के लिए लिखी गई कि अगर हम उनके जीवन के से कुछ अच्छे विचार लेकर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा देश बना सकते हैं। इसके बाद मैं संविधान पे आऊंगा। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। जब 1950 में संविधान बना तो उसमें हमें 11 ड्यूटीज दी गई। अगर हम उन 11 ड्यूटीज को समझना और अपना के